नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है, लेकिन आज मुद्दा बहस का नहीं है, क्योंकि बहस किसी नतीजे पर खत्म नहीं होती। लेकिन आज जो सवाल हम रखने जा रहे हैं आपके सामने, उसका नतीजा निकले ये बेहद जरूरी है, उसका जवाब मिले ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये सवाल आज आधी आबादी की आवाज है। वो सवाल है उस मासूम बच्ची की आवाज है जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। चीख चीख कर ये सवाल कर रही है, ये पूछ रही है कि क्या गलती थी। एक 2.5 साल की बच्ची, 2.5 साल की दूध मुही मासूम, जो एक वहशी पापी हैवान का शिकार हो गई। आखिर किस समाज में जी रहे हैं हम? महिलाएं, युवतियां तो दूर, ये वहशी मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। करें तो क्या करें इस मानसिकता का? जो कुछ हुआ कुछ नया नहीं था। हमारे तथाकथित सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी के लिए केवल एक और घटना है। ये वहशीपन का एक और नमूना है, एक और कारनामा है, और एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा सवालात के घेरे में है। दरअसल बीती रात लखनऊ के आलमबाग इलाके के चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे एक गरीब परिवार अपनी मासूम बच्ची, अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर सो रहा था, और इसी का फायदा किसी वहशी ने उठा लिया। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बच्ची की मां जो है वो कूड़ा बीनने का काम करती थी, थक कर अपनी बच्ची को लेकर सो रही होगी, और 2.5 साल की बच्ची जो दिव्यांग थी, मासूम थी, उसके साथ इंसान की खाल में किसी वहशी हैवान ने इस विभत्सता को अंजाम दिया। उसके प्राइवेट पार्ट बाहर आ गए। किस दर्द से वो गुजरी होगी, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। हर दिन, आए दिन देश के किसी ना किसी कोने से एक नया मामला, हर दिन नई दरिंदगी। सवाल ये है कि अपराध क्यों हो रहे हैं? सवाल ये भी है कि ये सिलसिला कब थमेगा? ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये अदब के शहर लखनऊ की तस्वीर है। अदब की ना मर्दानगी एक मासूम के जिस्म से होकर गुजर गई, और ये इलाका कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। जिस तरीके से ये घटना हुई, वहां से केवल और केवल 10 कदम की दूरी पर थाना है, पिंक बूथ है। लेकिन योगी की जाबाज एनकाउंटर पुलिस की नाक के नीचे ना सिर्फ इतने बड़े, इतने जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया गया, बल्कि आरोपी फरार भी हो गए। बहरहाल, जैसा हर घटना के बाद होता है, इस घटना के बाद भी हुआ। पुलिस की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद यहां भी वही होता है कि 5 टीमें गठित कर दी जाती हैं, जांच में तेजी लाई जाती है। लेकिन बच्ची की जो हालत है, बेहद नाजुक बताई जा रही है। इसका इलाज केजीएमयू में चल रहा है। कुल मिलाकर ये घटना उस सच्चाई की गवाही एक बार फिर पेश कर रही है, जो देश के कोने कोने से चीख चीख कर कह रही है, बच्चियां खतरे में हैं। सिर्फ 3 साल की मासूम को हैवानों ने अपनी गिरी हुई मानसिकता के सड़े हुए मवाद को निकालने के लिए शिकार बना डाला। कभी स्कूल से लौटते हुए, कभी पार्क में खेलते हुए, कभी अपने ही घर की 4 दीवारी में, बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है। अखबारों की सुर्खियों से लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके की खबरों से भरी रहती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में सजा की दर जो है वो महज है 27 से 28%, और इसी का नतीजा है जो सामने आता रहता है। सजा की यही दर वहशी दरिंदों का हौसला बढ़ाती है। लंबी चलने वाली कानूनी प्रक्रिया, दांव पेचों में उलझी इन वारदातों में अक्सर पीड़िता और उसके परिजनों की हिम्मत जो है वो जवाब दे देती है। साक्ष्यों, बयानों में कॉमा, फुल स्टॉप से लेकर जेर जबर तक कि पेचों खम में फंसकर पीड़िता और परिजन मामला सजा तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। और इसी का नतीजा है जो आए दिन इस तरीके की दरिंदगी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आज एक बार फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां की सड़क पर एक बच्ची अपने माँ बाप के साथ सोती है, और उसकी सुबह नहीं होती है। सुबह जो होती है वो बेहद खौफनाक होती है। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही लखनऊ का पॉश इलाका है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार को घेरा है। लिखा है कि बलात्कारी खौफ में नहीं है और सरकार जो है वो मौन है, मुख्यमंत्री मौन है। आलमबाग कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां अभी जो पीड़िता है, जो बच्ची है, दिव्यांग मासूम बच्ची, उसका इलाज जारी है। स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, लेकिन जो आरोपी है
पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। और बड़ा सवाल यही है कि ये जो आलमबाग कोतवाली है, जहां पर इस घटना को, इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर कोतवाली, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे इस बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दे दिया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स पर अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 6,57,043 मामले सामने आए थे 2022 में। सबसे ज्यादा मामले राज्यवार महिला अपराध की अगर बात करी जाए तो कर्नाटक में 1,78,013 मामले, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सर्वाधिक मामले महिला अपराध के सामने आए, 6,57,043 केसेस सामने आए। पश्चिम बंगाल में 3 लाख के करीब मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 4,53,031 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 3,27,065 मामले। ये एनसीआरबी के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। महिला अपराधों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश अव्वल है, नंबर 1 है। और बलात्कार के मामलों पर अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में जो कुल दर्ज मामले रहे वो 3,690 रहे। इसके अलावा बंगाल में 1,111 मामले दर्ज हुए। 2022 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा आपको बता रहे हैं। कन्विक्शन रेट भी काफी कम है, महज 27% मुकदमे जो हैं उनमें सजा मिली है बीते 24 साल के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो। और ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि क्या वजह है कि इन हैवानों में जरा सा भी खौफ नहीं है कानून का। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है विपक्षी दलों का, वो आपको सुनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आखिर जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते थे महिलाओं के प्रति। आखिर कानून का इकबाल कहां चला गया? आज कानून का इकबाल अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है और लगातार जो हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं और योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था को इन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने कहा इससे पहले ही, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता सकता हूं कि आज कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी का अपराधीकरण जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कहीं पर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ओबीसी को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री जी आए थे जीरो टॉलरेंस की बात करने की, और ये एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था इन लोगों ने। आज वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहां चला गया? कहीं मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वेशन होता है अपराध में, तो इससे समझा जा सकता है कि सुनियोजित अपराध किस तरह वो पूरे उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आज सरकार फेल है अपराध रोकने में और योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। वर्तमान सरकार में पूरी तरह से उत्पीड़न है। जहां 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का सवाल है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गुंडाओं का राज चल रहा है। गुंडा और माफिया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को चौपट कर रहे हैं और इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश में तमाम सामूहिक रेप की घटनाएं हैं, तमाम प्रकार के दुष्कर्म हो रहे हैं, जिस पर न थानेदार सुन रहा है, न इंस्पेक्टर सुन रहा है और सरकार मौन है। पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित है। प्राइम डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2022 के एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है। बलात्कार के कुल केस 31,982 सामने आए 2022 में, और 6 वर्ष से कम मामलों की अगर बात की जाए तो 32 केसेस ऐसे सामने आए जहां पर पीड़िता जो थी उसकी उम्र 6 साल से कम थी। 6 से 12 साल की उम्र की बात की जाए तो 88 मामले सामने आए और 12 से 16 वर्ष के 370 मामले सामने आए। 16 से 18 वर्ष के मामलों की अगर बात की जाए 570 केसेस सामने आए थे 2022 में। 18 से 30 आयु की बात की जाए तो 21,063 केसेस यानी 66% केसेस सामने आए थे। हर 20 मिनट में एक बलात्कार देश में होता है और कुल मामले बलात्कार के 2022 में 31,982, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
चलाया जा रहा है, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर कब ये सिलसिला थमेगा बलात्कार का? कब ये सिलसिला थमेगा महिलाओं के खिलाफ अपराध का? ये बड़ा सवाल है। एनसीआरबी के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं 6 साल से कम यानी मासूम बच्चों के साथ किस तरीके से हैवानियत की जाती है। 32 मामले सामने आए थे। 2022 के आंकड़े आपको बता रहे हैं 12 से 16 साल की बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 370 ऐसे घटनाएं सामने आई थी। 16 से 18 वर्ष की अगर बात की जाए 570 मामले सामने आए थे। 18 से 30 वर्ष आयु की अगर बात की जाए तो 21,063 मामले, 66% मामले। 30 से 45 वर्ष 8,644 मामले सामने आए। वहीं 45 से 60 वर्ष की आयु की अगर बात की जाए 370 केसेस। 60 वर्ष से ऊपर 87 मामले सामने आए। यानी जो ये वहशीपन है वो उम्र नहीं देखता। रेप के मामलों में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है। राजस्थान में कुल 5,399 केस सामने आए और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3,690 मामले सामने आते हैं। 2022 के एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3,029 मामले सामने आए थे। वहीं दिल्ली में 1,112 केसेस सामने आए थे और महानगरियों में दिल्ली में ये जो मामले थे वो सबसे ज्यादा थे। तो सवाल आज बहुत बड़े हैं क्योंकि रेप के सिलसिले जो हैं वो थम नहीं रहे और बड़ा सवाल यही है कि कब तक, आखिर कब तक बच्चियां, महिलाएं वहशीपन का शिकार होती रहेंगी और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहेगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही हमारे साथ स्वाति निरखी जी जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं। डॉक्टर राकेश पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी पर। सबसे पहले और विकास पांडे जी, पहला सवाल आप ही से लूंगी मैं। लगातार दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ की ये खबर जो सामने आई, 3 साल की मासूम बच्ची जो सो रही थी अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, वो सुरक्षित नहीं थी। उसे पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार की जाती हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? पहले तो अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन उस धन्यवाद के साथ इतनी हृदय विदारक खबर आपके द्वारा दी गई। जब आपके टीम ने मुझसे संपर्क किया कि ऐसी एक घटना है जिस पर आपको बैठना है, तो मैंने एक तरफ सारे अपने कार्यक्रम रख दिए और मैंने ये तय किया कि मैं जरूर इस डिबेट में बैठूंगा। निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील विषय है और विषय केवल एक बच्ची से नहीं है। आप समझिए वो एक दिव्यांग बच्ची थी। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार से, हमारी सरकार से ये मांग करता हूं कि इन दरिंदों की गति वही हो जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है। त्वरित न्याय की व्यवस्था और न्यायालय की दहलीज पर यह मुकदमा नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने भी उस बच्ची के साथ निर्ममता की हदें पार की और वहशियत की एक ऐसी दरिंदगी की एक ऐसी मिसाल निश्चित की, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है विकास पांडे जी, आप कह रहे हैं कि न्यायालय तक ये मुकदमा जो है वो नहीं जाना चाहिए, दरिंदों को ऐसा सबक मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल विकास जी आज ये है कि चंद कदम की दूरी पर थाना था, गश्त की बात की जाती है पुलिस के द्वारा कि हम तो रात में गश्त पर निकलते हैं, किसी को नजर नहीं आया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को जो डीसीपी है वहां के, उन्होंने इस पे बाकायदा ब्रीफिंग दी है और तमाम सी चीजें इस पे चल रही हैं। 5 टीमें गठित की गई हैं और जल्द से जल्द इस पे आपको परिणाम भी जो जिसके लिए योगी जी की सरकार विकास जी सवाल लेकिन ये है विकास जी कि घटना हुई ही क्यों? राजधानी लखनऊ में बैठे हैं हम, क्या खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते रात के अंधेरे में? बिल्कुल, देखिए आलमबाग जैसी जगह पर इस तरीके की घटना का होना निस्संदेह
मैं इस बात को कतई ये नहीं कहता हूं कि हमें इस तरीके के विषयों पर राजनीति करनी चाहिए, हम्म। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों से डिस्टर्ब होता है, और मुझे लगता है कि वहां की लोकल पुलिस अधिकारियों की पूरी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। हम्म। उन्हें इसके लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर राकेश पासवान जी, ये किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके का वहशीपन है, कहां से आती है ये सोच लोगों में? 2.5 साल की एक दिव्यांग बच्ची को नहीं बख्शते हैं ये पापी, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए मैम, ऐसा है कि जो हमारे समाज का विघटन हो रहा है, हमारे परिवारों का विघटन हो रहा है, कहीं न कहीं इस तरीके की घटना हमारे सामाजिक और पारिवारिक विघटन को प्रदर्शित करती है। क्योंकि इस तरीके की दरिंदगी होना कहीं न कहीं ऐसा होता है कि आप अगर जब देखेंगे तो इस तरीके के जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, उनका जो पारिवारिक और सामाजिक दायरा होता है वो इतना खराब होता है, इतना बुरा होता है कि वो इस तरीके की घटनाएं करते हैं। और कहीं न कहीं इसमें नशे का और गैर कानूनी गतिविधियों का भी काफी हाथ होता है। तो निश्चित रूप से जो है हमको सभी एंगल्स को देखना है, सभी दृष्टिकोणों को देखना है, ताकि समाज में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जो हमारा समाज है वो एक भारतीय समाज हमेशा से नारियों का सम्मान करता रहा है, और नारी हमारे लिए देवी का स्वरूप मानी जाती है। तो उस स्वरूप के हिसाब से भी ये घटनाएं और इस तरीके की घटनाएं हमारे सामाजिक और संस्कारों को चैलेंज करती हैं, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। स्वाति निर्खी जी, क्या कहेंगी इस जघन्य अपराध पर? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर जिस संस्कृति में बेटियों को पूजने की प्रथा है। ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर आदमी घर से निकलता है तो बेटियों के पाँव पड़ के निकलता है, पाँव छू के निकलता है कि मेरे घर में जब बेटियां होती हैं। आज का समय इतना बदल गया है कि लोग कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। लेकिन उस दौर में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक मानसिक विकृति का आपको मैसेज दे रही है कि हमारा समाज मानसिक तौर पे कितना विकृत हो चुका है, जहाँ पर वो सिर्फ एक औरत को एक औरत के बदन में देख रहा है, केवल और केवल उसको बेटी, वो बड़ी है, छोटी है, माँ समान है, बड़ी बहन समान है, बेटी समान है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसको सिर्फ दिखाई दे रहा है कि ये एक औरत का शरीर है। आप इन मानसिक रोगियों का क्या करेंगे? दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि चंद कदम पे खाना था, चंद कदम पे लोग आ जा रहे थे, किसी ने क्यों नहीं ये बड़ा बड़ा अफसोसजनक सवाल है। वो 3 साल की बच्ची जिसकी आवाज, जिसके अंदर कितनी ही ताकत होगी जो आपको सुनाई देगी, वो कितना प्रतिकार करने लायक वो उसकी ताकत होगी। आप बताइए मुझे, क्या हमारा देश कानूनी तौर पे इतना लचर है जहाँ पर 15-15 साल, आपको दामिनी गैंगरेप याद होगा, जहाँ पर 15 साल बाद ये फैसला आया था, क्या हालत थी उनकी, माता जी की मानसिक स्थिति क्या थी, और जितना लोग सपोर्ट करने वाले उतना ही उन दलितों को बचाने वाले लोग हैं। हमारे समाज के एक मानसिक माइंडसेट बन गया है कि भाई कोई भी अपराध करो, हमारा कानून इतना लचर है कि आप मर्डर करके भी भाग जाओगे तो आपको ढूंढने में उतना टाइम लगेगा, फिर आपका मुकदमा न्यायालय जाएगा, फिर आपको समन किया जाएगा, वारंट किया जाएगा, नॉन अवेलेबल किया जाएगा, कहीं आप पकड़ में आ भी गए तो इतना समय हो जाएगा कि आपको सबूतों को इधर उधर करने का समय मिलेगा, आपको बेल मिल जाएगी, मुकदमा साल दर साल चलता रहेगा। हमारे समाज में कितना लैक हुआ है संस्कार का, संस्कृति का, जहाँ पर बच्चों को ये नहीं समझ में आता। आजकल जवान लड़के, आजकल तो हमारे समय में आस पड़ोस के लोगों का डर होता तो लोगों को कि मैं गलत हरकत करते देखूंगा तो बगल वाले कक्का जो है वो कान खींच के मारेंगे। लेकिन आज के समय में बजान है कि कोई आप किसी बच्चे को बोल दीजिए और उसके माँ बाप आपसे लड़ने ना आ सके। देखिए, सरकार आपको सुविधाएं मुहैया कराएगी। अब मैं एक आपको बात बोलती हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ क्या लगाओ? अरे आपने जो पेड़ लगाए हैं वो पेड़ बचा के दिखाओ।
आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने संस्कार की भी बात कीजिए। आप सरकार को कितना दोष देंगे, जबकि आपका सिस्टम, आपका कानून, आपका बिल्कुल समाज स्वाति जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं है, ये केवल प्रशासन का फेल्योर नहीं है, ये उस समाज का भी फेल्योर है जहां पर इस तरीके की विकृत मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन विकास पांडे जी, आपसे मैं सवाल जरूर लूंगी कि कौन बचा रहा है इन अपराधियों को, क्योंकि अगर कन्विक्शन रेट की बात की जाए ऐसे मामलों में तो महज 27 से 28% कन्विक्शन रेट है। अधिकतर मामले तो अदालत पहुंच ही नहीं पाते हैं, पुलिस थाने में ही पूरा रफा दफा हो जाता है केस। क्या वजह है इसके पीछे, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखिए अदिति जी, जिस तरीके से जहां तक मेरी जानकारी है, उन नाम ये कपल था जो अपनी जैसे तैसे लखनऊ में रह के गुजर बसर करता था और रात के 2 बजे के आसपास अपने माता के पास सोई हुई इस बच्ची को दरिंदे मुंह दबा करके उठा ले जाते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम दे। निश्चित तौर पर जिस कन्विक्शन रेट की आप बात कर, इस उत्तर प्रदेश के लिए 2023-24 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें आपको भी मालूम हो कि यूपी महिला अपराधों में सजा दिलाने में नंबर 1 था पूरे देश के अंदर। और ये कन्विक्शन रेट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुधरा है और देश में जो पूरा कन्विक्शन रेट है उससे अच्छे प्रतिशत में उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में हम सजा दिलाने में कामयाब थे। लेकिन ये मामला उससे कई आगे का है। हमारी बहन स्वाति कह रही थी, बहुत अच्छी बात कही कि कोर्ट की दहलीज पर, मैं फिर कहता हूं इस बात को कि ऐसे मामले कोर्ट की दहलीज पर नहीं जानी चाहिए। इनका फैसला सामाजिक रूप से करना चाहिए और इनका फैसला ये है कि ऐसे लोगों को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए, बीच सड़क पर फांसी चढ़ा देनी चाहिए और ऐसे लोगों को वो सजा मिले अदिति जी, जिसकी मिसाल ऐसे दरिंदों के दिलों में दहशत घर कर जाए कि ऐसी दरिंदगी का परिणाम वो होगा जिसकी कल्पना आपकी 7 पुश्तों ने भी नहीं की। बड़ा हैरत होती है कि जरा सोचिए, 3 साल की वो बच्ची ढंग से तो वो अपने माँ से दूध के लिए भी नहीं कह पाती होगी। विकास पांडे जी, आप कह रहे हैं बीच सड़क पर गोली मार दी जाए, लेकिन फिर कानून किस लिए है भाई? कोर्ट कचहरी किस लिए है इंडिया में? लॉ एंड ऑर्डर किस लिए है? क्या काम है कानून का? केवल तारीख पर तारीख देना है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जहां कानून को लेकर के समाज का भी एक अपना रूप होता है, सामाजिक ताने बाने की भी अपनी एक डिमांड होती है। और समाज में जिस तरीके से विकृत मानसिकता के ऐसे दरिंदे, जिन्हें जब तक कानून से आगे जाकर के सबक नहीं सिखाया जाएगा, मुझे लगता नहीं कि इन दरिंदों पर बहुत असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर पिछले कई समय से आप देखिए कि महिलाओं को लेकर के सरकार की तरफ से हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे हमारे समाज से जुड़े हुए, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सब अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और भारत वो देश है अदिति जी, भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। विकास जी, बीएनएस में भी ये प्रावधान है कि अगर 6 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ इस तरीके की कोई वारदात होती है, रेप की वारदात होती है, तो मौत तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कानून बड़े बड़े हैं, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? राजधानी लखनऊ में इस तरीके की वारदात हो कैसे जाती है? अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे, हमने देखा था कि आलमबाग में एक वाराणसी से युवती जो आई, उसके साथ रेप होता है, ऑटो चालक के द्वारा रेप किया जाता है रात में, उसको मलिहाबाद ले जा करके। उसके बाद ये ऐलान किया जाता है कि पुलिस गश्त पे रहेगी, रात में सुरक्षा जो है सुनिश्चित करेगी बेटियों की। कहां गई वो दावे? क्या फेल्योर हो गया? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर आप मानते हैं कि नहीं? पुलिस की खामी मानते हैं कि नहीं प्रशासन की? देखिए, घटना हो जाना पूर्णतः रूप से निश्चित तौर पर वहां पर जो भी गश्त पे रहे होंगे, जिनकी ड्यूटी होगी, और मुझे लगता है उनके फेल्यूर को लेकर के जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। योगी जी की सरकार में आप लीपापोती करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं हुआ इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो भी दोषी होगा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी लाई जाएगी, अपराधियों के खिलाफ तो लाई जाएगी, जो जिम्मेदार इसमें लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ठीक है विकास जी, आप कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लेके आई जाएगी जिम्मेदारों के खिलाफ, लेकिन बड़ी बात तो यह है ना कि अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि जिम्मेदार कौन है। अभी तक तो हम गिरबान तक पहुंच ही नहीं पाए आरोपी के, 24 घंटे बीतने वाले हैं। देखिए, सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि अपराधी जल्द से जल्द पुलिस के शिकंजे में हो, कानून के शिकंजे में हो। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। एसओजी वहां पर लगाई गई है। एसटीएफ को भी इन्वॉल्व किया जाएगा अगर जरूरत होगी, और इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। और जल्द से जल्द मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जितने अधिकारी हैं, जितने भी अपराधी हैं, ये अपनी उस गति को प्राप्त होंगे जिसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी। ठीक है राकेश पासवान जी, आप कह रहे थे कि नशा जो है वो बेहद अहम भूमिका निभाता है ऐसे मामलों में, और अभी कुछ ही घंटे पहले हमने एक खबर दिखाई थी प्राइम टीवी पर कि जिस एरिया में इस घटना को अंजाम दिया गया, आलमबाग का वो एरिया, वहां पर जो शराब के ठेके हैं, शराब की दुकानें, वो नियमों को ताक पर रखकर 10:30 बजे के बाद भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, जो ये एक एंगल है आजकल जो क्राइम हो रहे हैं उसमें जो ये एक एंगल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी इग्नोर नहीं करना है। आजकल जो समाज में हमारे नशों का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसमें स्मैक है, अफीम है, शराब है, गांजा, भांग, डोडा, ये सब नशे का प्रचलन भी समाज के विघटन और समाज में कुंठित मानसिकता के जनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। क्योंकि हम लोग, जैसे हम लोगों की ड्यूटीज वगैरह जेल में रहती है, फिर रिमांड होम में रहती है जहां बच्चे बाल अपराधी आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े तबके में नशा जो है अपराध को करवाने का एक बहुत बड़ा कारक होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस एंगल पे भी ध्यान देना है, जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम क्यों हो रहा है और वो क्राइम आगे रिपीट ना हो, उसके लिए अगर कोई कारक समझ में आता है तो उस पर ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल राकेश पासवान जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्राइम हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें लूप होल्स खोजने होंगे। विकास पांडे जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि क्राइम तो लगातार हो रहे हैं ना, रेप के सिलसिले तो थमते ही नहीं हैं। अभी पीलीभीत में 2 दिन पहले की घटना है जहां पर एक बच्ची का पहले रेप होता है, उसके बाद जहर देके मार दिया जाता है। पुलिस की बड़ी लापरवाही वहां भी सामने आई। यहाँ लखनऊ में हम बैठे हैं, यहाँ पर भी एक बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ, दिव्यांग बच्ची के साथ इतनी बड़ी जघन्य वारदात हो जाती है। आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है विकास जी कि रात में 10:30 बजे के बाद भी जो शराब के ठेके हैं वो खुले रहते हैं, दारू बिक रही है खुलेआम आलमबाग के एरिया में। कौन कार्रवाई करेगा इस पर? देखिए, अगर इस तरीके का कोई विषय है तो संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। दूसरी चीज, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पर सवाल विकास जी, सवाल मेरा ये है कि जब डेली पुलिस जो है वो गश्त पे निकलती है तो क्या उसको ये ठेके नजर नहीं आते? अवगत कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है उनकी, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो भी इसमें जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी चीज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक विकृति के जो लोग हैं, एक हमारे सामाजिक ताने बाने पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम रानी अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के माता सीता से लेकर के हम आगे चल के आए, और भारत एक आजादी के बाद भारत एक ऐसा राष्ट्र बन के आया जहां महिलाओं ने हर स्तर पर अपने प्रतिनिधित्व से इस देश को गर्व अनुभव कराया। और उसके बाद आकर के आज जब 21वीं सदी के भारत में हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे ले जा रहे हैं, और वहां हमारे इस समाज में इस तरीके की मानसिकता के ग्रस्त लोग, इस तरीके की दूषित मानसिकता के लोग जब इस तरीके का आपराधिक कार्य करते हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, तो अदिति जी, मन और हृदय द्रवित होने के साथ साथ एक आम इंसान होने के नाते, एक सामाजिक इस ताने बाने का हिस्सा होने के नाते हमारा आपका सर भी शर्म से नीचे झुक जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस ताने बाने में रहते हैं वो भी किसी न किसी के भाई होंगे दरिंदे, वो भी किसी न किसी के बेटे होंगे। लेकिन विकास पांडे जी, ऐसे दरिंदों को बढ़ावा तो इसी वजह से मिल रहा है ना, क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उनको मालूम है कि वो बच निकलेंगे सजा से। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने बीएनएस की धारा का जिक्र किया, कानून में संशोधन करके इस धारा को जोड़ करके और इसके अंदर नए नए प्रावधानों को डाल करके
माननीय मोदी जी की सरकार ने, इसीलिए नए बीएनएस की धारा, नई कानून, नई दंड संहिता हम लेकर के आए। मुझे लगता है कहीं न्याय संहिता हम लेकर के आए, तो तमाम सी चीजें रही, शायद इसीलिए आज ये संभव है कि अगर 6 साल से नीचे की बच्ची है तो उसे फांसी तक का प्रावधान है, और कई ऐसे केसेस में फांसी हुई भी है। अभी बीएनएस के बाद पहली फांसी अभी हुई थी उसके बाद। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसीलिए प्रावधान लेकर के आए विकास कि पांडे जी, 24 सालों में केवल 5 फांसियां हुई हैं, जिनमें 4 आरोपी जो है निर्भया कांड वाले हैं, केवल 5। ये कानून व्यवस्था है भारत की, और वो भी तारीख पर तारीख मिलने के बाद। जैसा कि अभी स्वाति जी बता भी रही थी, निर्भया केस में कितने साल लग गए फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। देखिए आदित्य जी, पहले की सरकारों ने कोर्ट में इस तरीके के विषयों को ले जाकर के अच्छे से पहल नहीं की। मैं फिर कहता हूं आपको कि हमारी सरकार आने के बाद हमने कानून में संशोधन इसीलिए किया, हमने जो दंड की प्रक्रिया तो उसे न्याय की प्रक्रिया तक लेकर के गए, और ऐसे जटिल अपराधों में हमने उससे शामिल करके उनके सजा के प्रावधान को कठोर से कठोरतम करने का काम किया। और यही कारण है कि अभी बीएनएस के जो प्रावधान लागू हुए उसके बाद बीएनएस की धारा से पहली फांसी हुई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारे विषय इसीलिए सरकार लेकर के आई कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके की मानसिकता के ग्रस्त लोग हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो कानून के लीक पोल का फायदा उठाने का काम करते हैं। ठीक है, स्वाति जी क्या कहेंगी इस पर? विकास जी कह रहे हैं कि हम क्योंकि अब नया कानून लेकर आ गए हैं बीएनएस, तो अब जो कन्विक्शन रेट हैं वो बढ़ेंगे, अब फांसी मिलेगी, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये इमली का पेड़ है और 32 साल बाद फल देगा, ये ऐसी बातें हैं। मैं अगर आपके चैनल से मेरी बात सरकार तक पहुंचे तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि आप कन्विक्शन रेट बढ़ाने की चिंता मत करिए, आप कानून में अमेंडमेंट करने का प्रयास मत करिए। आप जो कानून आपने बनाया है उसकी प्रक्रिया को कम से कम एक्सपेडाइट करने का आदेश दीजिए, और कम से कम उसको सरल करने की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक विक्टिम जाती है, आपने निर्भया केस की बात किया, निर्भया में वो लड़की डेथ हो गई थी उसकी, उसके बाद उसको 15 साल लग गया इस केस को इंसाफ मिलने में। हमारे कानून की किताबों में सबसे पहली लाइन जो लिखी होती है वो लिखी होती है, जस्टिस लेट मीन्स जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब कि यदि आपको बहुत देर में अगर एक पुराने लोग कहावत कहते थे, का बरखा जब कृषि सुखानी, तो ये उस तरह वाली बात है। एक जो विक्टिम जिंदा है, पहले तो आप इस केस की बात करिए कि ये 3 साल की बच्ची है जिसे इस बात का पता ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है, जैसे इस बात का पता ही नहीं है कि ये इस इंसान ने मुझे किस बात की सजा दी है। वो बच्ची बेचारी टॉफी चॉकलेट के अलावा क्या ही जानती होगी दुनिया में, ये आप हम जैसे लोग समझते होंगे शायद। मैं ये बात कहूंगी कि इस तरह के जघन्य अपराध में यदि विक्टिम बड़ी भी है तो उनको किन जटिलताओं से गुजरना पड़ता है। पहले वो पुलिस में जाके बयान देती है, फिर उसके बाद वो कोर्ट आती है, कोर्ट में बयान देती है, फिर उसके बाद बड़ा कहीं उसका भाग्य ऐसा प्रबल हुआ कि उसके केस में ट्रायल चलने की नौबत आई, तो वो नौबत में भी वो बार बार उन चीजों को गवा। ये किस तरह का मेंटल ट्रॉमा फेस करती हैं लड़कियां हमारे समाज में, इस बात को प्रूव करने के लिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, हमारे साथ ये अपराध किया गया है। जो उन्होंने कभी जो उन्होंने अपराध किया ही नहीं, वो उस बात की सजा भुगतती है। आप इस बात को समझिए, इस बात की आप कठोरता को समझिए कि कितनी कठोर बात है कि आप किसी को उस बात की सजा देते, अगले को वो सजा दिलाने के लिए। स्वाति जी, यही वजह है, शायद यही वजह है कि कोर्ट की दहलीज पर जब मुकदमे पहुंचते हैं तो अधिकतर मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, क्योंकि पीड़िता को लगने लगता है कि वही आरोपी है। बिल्कुल सही बात है ये, और कहीं ना कहीं इसमें हमारे समाज का भी बड़ा रोल है, क्योंकि बार बार हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या करेंगे, हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे अधिकारी हैं, जो पावर है जिनके हाथ में, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे कानून की किताबों में ये लिखा हुआ है। आप कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए प्रयास मत करिए, आप इनको एक्सपेडाइट करने के लिए प्रयास करिए। हमारे यहाँ खुले चैम्बर में बयान लेने का प्रावधान है साहब, अगर कोई एप्लीकेशन लगा दे कि हमारा बयान जो है चैम्बर में जाके लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मानने को तैयार नहीं है कि हमारा बयान चैम्बर में होगा। आप समझिए कि कानून एक हमारे सीजे हुए, मैं नाम नहीं लूंगी चैनल पे, लेकिन उन्होंने कहा
कि ये जो कानून है ये मकड़ी का ऐसा जाला है जहाँ पर बड़े जानवर जो है उसको फाड़ कर निकल आते हैं, छोटे जानवर फंस जाते हैं। तो इसको सरल करने की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए साहब। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और केवल बड़ी 12 बात दिन स्वाति से कुछ जी नहीं ये होगा। है कि आज जिस परिवार की उस मासूम बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई, ये हैवानियत हुई, वो परिवार जो है वो बेहद गरीब है, कचरा बीनने वाला परिवार है। वो कहाँ कहाँ भटकेगा इंसाफ कहाँ? अरे देने उसके के लिए कोई ऐसे वकील आएंगे जो अपनी राजनीति चमकाना चाहेंगे और वो फ्री में केस लड़ेंगे और बस उनका बड़ा बड़ा नाम आएगा पेपर में, चाहे वो केस मुकदमा जो है 15 साल 20 साल चले। उन्होंने अपनी बेटी खो दी, उन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी, अब ले दे के जो उनके पास जमा पूंजी होगी वो खो देंगे। उससे अच्छा वो कहेंगे कि भाई मुझे चैन से रहने दो, मैं कम से कम अपने घर में नमक रोटी खाऊं। आप कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए चिंता मत ठीक करिए है। साहब, आप उसके विकास पांडे सरलीकरण पे जी, ध्यान दीजिए बस। एक गरीब परिवार जिसके सर पे छत नहीं थी, फुटपाथ पर सो रहा था, रात बिता रहा था, लेकिन अब शायद ऐसे परिवार जो बाहर से आए हैं रोजगार की तलाश में, वो फुटपाथ पर सोने से कतराएंगे। रात में उनको डर लगेगा राजधानी लखनऊ की सड़कों पर। जिम्मेदार कौन है इसका? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर ऐसे विषयों का सरकार संज्ञान ले रही है। दूसरी चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अभी हमारी बहन कर रही थी 15 घटना साल होने के शीतल बाद प्राइस संज्ञान होता है। क्यों? विकास जी, घटना के बाद क्यों संज्ञान ले रही है सरकार? घटना से पहले क्यों नहीं? नहीं, देखिए हमने शेल्टर हाउस बनाए हैं, हमने तमाम से इम्प्लीमेंटेशन किए। ऐसा नहीं कि हमने सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया होता, जिन एनसीआरबी के नहीं, आंकड़ों को काम तो लेकर के बहुत आप हुए बात कर विकास रही जी। हैं, वहां पर चंद कदम की दूरी पर जो आपने पिंक थाना खोला है महिलाओं के लिए, वो भी था, ताला लटका हुआ था। यही काम हुआ है। देखिए पिंक बूथ या पिंक थाने जो बनाए गए हैं वो महिलाओं की सहूलियत के लिए बनाए गए। रात में वहां कौन किसकी ड्यूटी थी और क्यों ताला लगा था, इस पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से सरकार काम करेगी और सरकार ये पूर्णतः रूप से ये जिम्मेदारी तय करेगी कि जिन जिन लोगों को भी वहां रहना था, जिनकी भी वहां ड्यूटी थी, वो लोग वहां क्यों उपस्थित थे। लेकिन उनकी विकास जरा जी, सी जिम्मेदारी लापरवाही तो में बीती घटना में भी तय हुई थी ना। जो आलमबाग में एक और घटना हुई अप्रैल में, उसके बाद भी जिम्मेदारी तय हुई थी। अब फिर से जिम्मेदारी तय करेंगे, फिर नई घटना का इंतजार करेंगे। देखिए मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही थी हमारी स्वाति बहन, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, जो व्यक्ति डॉक्टर है, जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति पत्रकार है, उसका एक अपना मानवीय मूल्य और मानवीय दृष्टिकोण भी है आदित्य। और मुझे लगता है कि इन सब दृष्टिकोणों से देखने के बाद आप इस बात का मूल्यांकन बहुत सहजता से कर सकती हैं कि पुलिस वाला होने के साथ साथ एक बेटी का पिता भी है, एक मानवीय दृष्टिकोण भी है उसके अंदर, जिसका हनन करने का काम उस व्यक्ति ने किया है, जिस व्यक्ति की लापरवाही की वजह से, जिस व्यक्ति की जरा सी गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ और उस माँ बाप ने 3 साल की उस दिव्यांग बच्ची को इस स्थिति में निर्ममता में पहुंचते हुए महसूस किया। मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात नहीं है आदित्य जी। ठीक है राकेश जी, ये जो मानसिकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, राकेश जी क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वाति जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि आप भी एक महिला हैं। क्या लगता है, क्या रात में अगर 2 बजे कोई महिला लखनऊ की सड़क पर निकलना चाहे तो वो निकल सकती है? इस बात के लिए सुनिश्चित हो सकती है कि कोई घटना नहीं होगी? आपका सवाल इस बारे में है तो मैं तो ये कहूंगी कि आज से 10 साल पहले की स्थिति बहुत अलग थी, लेकिन बीइंग अ विमेन एंटरप्रेन्योर, मैं आपको ये बताऊं, मैं एक व्यापारी होने के नाते ये बताऊंगी कि मैं आज प्रयागराज की खुली सड़कों पे रात के 12 बजे मैं अकेली घर जाती हूँ, मुझे उसमें कोई डर नहीं है। और रही बात ये कि कोई घटना होती है या नहीं होती है, तो घटना होने या ना होने की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती है। घटना होने या ना होने की जिम्मेदारी आम लोग ले सकते हैं, जिनके जो मानसिक तौर पे विकृत लोग हैं,
वो लोगों की जिम्मेदारी ये है, राह चलते लोगों की ये जिम्मेदारी है कि यदि एक बहन बेटे अकेली जा रही है सड़क पे तो वो आपके घर के भी हो सकती है। बिल्कुल स्वाति जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है ऐसे संवेदनशील मामलों में, लेकिन स्वाति जी जिस मानसिक विकृतता की हम बात कर रहे हैं, जिस मानसिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं, जिस विक्षिप्तता की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की वारदातें होती हैं, उसको किस तरीके से समाज से दूर किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगी? क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, लोगों से जाकर जुड़ती हैं, कई तरीके के लोगों से मिलती हैं, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा सवाल रखा है ये कि इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा एकजुट सामाजिक प्रयास होना चाहिए। हमारे सड़कों पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप ये लोगों को छूट दीजिए। एक छोटी सी बात यह है कि यदि आपके पक्ष में कोई गवाही देने आया तो भाई आप उसको उल्टा केस में मत फंसा दीजिए कि गवाह के खिलाफ आप केस करने की स्थिति में आ जाए या उसको थाने में बिठा के रखें। राह चलते आते जाते लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर एक बहन बेटी अकेली जा रही है तो वो आपके घर की बहन बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है वो। इस तरह के मैसेजेस समाज कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो क्षय हुआ है, हमारे संस्कारों का जो क्षय हुआ है, वो एक बड़ी जिम्मेदारी, वो एक बड़ा कारण है हमारे समाज में मानसिक विकृति फैलने का। आज इंटरनेट छोटा बच्चा खोलता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 7-8 साल का लड़का, 7-8 साल की बच्चियां आप देखिए, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सारी चीजें पूरा खुला ज्ञान मिलता है मोबाइल पे। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी रील्स आती है। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले के जमाने में इतने मैसेजेस स्प्रेड नहीं हुआ करते थे। आज तमाम तरह के केसेस सुनने में आ रहे हैं, किस पे हंसा जाए, किस पे रोया जाए। तो समाज में कहीं ना कहीं ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हमारे संस्कार जीवित रहे। पहले मैंने पहले ही ये बात कही है कि हमारे जमाने में कि छोटा बच्चा होता था कि बगल के कक्का से भी डरता था कि अगर काका ने देख लिया पड़ोसी है हमारे तो कान उमेट के मारेंगे कि तुमने सिगरेट कैसे पिया, तुमने शराब कैसे पिया। आज आप किसी को कह के देखिए, हमारे यहाँ आज टीचर्स पे कितनी जोर जबरदस्ती है कि अगर आपने बच्चे को डांट भी दिया, कॉन्वेंट स्कूलों में तो इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं कि अगर बच्चों को डांट दिया तो उनके पेरेंट्स आ जाएंगे कि साहब हमारे बच्चे को क्यों डांटा आपने। पहले के जमाने में गुरुजी डांटते थे और जो छड़ी लगाते थे सारे बच्चे सुधरे हुए होते थे। कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है, कहीं ना कहीं नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूंगी कि जब भी बड़े भाषण के मंच लगाए जाएं, जब भी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हो, जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनमें कलाकारों को या उनमें जो वक्ता होते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी की। आपका एक एक शब्द, मैं तो टीवी के डिबेट भी देखती हूँ जहाँ पे गाली गलौज कर लेते हुए प्रवक्ता बैठते हैं, तो आप साहब आप क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे समाज को, आप क्या बोल रहे हैं। और आज के जमाने में तो क्या कहूँ मैं, बड़ी विकट स्थिति है कि बस यही है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। आज का जमाना भगवान का इंतजार करने के लिए, यदि आप कुछ सक्षम है तब तो ठीक है। बिल्कुल स्वाति जी, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं स्वाति जी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, लेकिन बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल यही है स्वाति जी कि फिर कानून किस लिए है? कानून को फिर ये बोल देना चाहिए कि अपने अपने हथियार बेटियां खुद उठा लें, क्योंकि कानून उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। ठीक है, कर रहे हैं। आज बेटियां जो प्रताड़ित हैं आप उनसे जाके बात करिए कि हम लोग तो समाज में मिलते जुलते बैठते हैं, लड़कियों से पूछते हैं कि तुम आप जाएंगे, थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी जाना पड़ेगा, वकील की फीस देनी पड़ेगी, हर रोज डेट लगेगी, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे आपके, आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। उससे अच्छा बेटियां ये सोचती है कि भाई मार डाल कर लो। आज के जमाने में बेटियां किसी से कम है। आप कितने कांड ऐसे देखेंगे जहाँ पे बेटियां ही भारी पड़ती हैं। वो संस्कारों का ही अभाव है जो बेटियों को ये सब चीजें भी करनी पड़ रही हैं। आप क्या करेंगे जब आप लड़ नहीं सकते? तो आप क्या करेंगे? कितनी बार आप मार खाएंगे, कितनी बार आप पिटाई खाएंगे, कितनी बार आप गाली खाएंगे? अब आज का जमाना तो वो रहा ही नहीं है। कानून की जहां तक बात रही कि कानून किस लिए है, कानून इसलिए है कि थोड़ा सा अपने रवैये को, जो लचर रवैया है आपका, आप उसको एक्सपेडाइट कर दीजिए, आप उसको थोड़ा कठोर कर दीजिए ताकि सहूलियत ज्यादा बढ़े इन सारे जघन्य अपराधों में ही सही, कम से कम। ठीक है, आप
कम से कम इस आप बीच स्वाति जी आपको रोकना चाहूंगी मैं। बीबी नकवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के। बीबी नकवी जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। नकवी जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक मासूम बच्ची जिसके साथ बेहद घिनौना कृत्य हुआ, वहशियत की सारी हदें पार हो गई। बच्ची अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन नकवी जी बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ क्यों रहे हैं, कन्विक्शन रेट हमारा कम क्यों है? जी देखिए, ऐसा है दीदी जी, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे ये डिबेट रखी है। ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बड़ा घिनौना जुर्म किया है जिसने भी किया है। लेकिन इस देश के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया और उनके साथ जो भी हरकत की गई सब देश ने देखा। इस मुल्क के अंदर इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं कि उनको जितना कहा जाए, जितना कंडेम किया जाए कम। लेकिन हम कानून बन चुका है फांसी तक का। अगर एक बच्चे के साथ रेप होगा तो फांसी तक का ऑफेंस की सजा जो है वो इस ऑफेंस की रख दी गई है, लेकिन ये ऑफेंस नहीं रुक रहा है। ये सोशल प्रॉब्लम है। मैं आपसे अपनी एक पुराना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी में चला गया तो मैंने देखा कि 3 वाइसेस जो है सिविलाइजेशन में हमेशा रही हैं, वाइन, गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। मैं बहुत रिलायबिलिटी के साथ ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हम देखते हैं गैम्बलिंग IPL में हो रहा है, गवर्नमेंट पूरी तरह पैसा कमा रही है, वाइन का सेल का प्रमोशन हो रहा है। मैं ये चाहूंगा कि हमें कोई ना कोई चीजें इस तरह की देखना होंगी। इन बच्चियों को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं परमिसिबल लिमिट्स के अंदर प्रोस्टिट्यूशन को परमिट करना होगा। ये बहुत कड़वी बात है, मेरे बहुत बिटर बात है, मैं बड़े उससे कह रहा हूँ। लेकिन क्या बताऊं कि ये जो ड्रेनेज है, प्रोस्टिट्यूशन जो है ना, ड्रेनेज ऑफ सोसाइटी है। हमको इस बात को थोड़ी देर को मंथन करके सोचना होगा। बिल्कुल बीबी नकवी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हमें एजुकेट करना होगा सोसाइटी को। बिल्कुल, एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। नकवी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं बीबी नकवी जी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि क्या कानूनी प्रक्रिया जो है, ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में एड़ियां चप्पल घिस जाती हैं पीड़ित परिवार की, पीड़िताओं की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है सर? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही सवाल करा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं, हम भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज रहे हैं। उसको इस मुलजिम को 1-2 महीने में सजा दी जा सकती है। चार्जशीट पहुंचेगी कोर्ट में, वो डे टू डे हियरिंग करेगा जज, और वो 1 से 2 महीने में, 3 महीने में उसका कन्विक्शन हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, आपको ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसका 3 महीने में ट्रायल ना किया जा सके। वो जिम्मेदार जज को केस ट्रांसफर होना चाहिए। नकवी जी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्ची है वो महज 1.5 साल की है, नाबालिग बच्ची है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि निर्भया जैसे केसेस जो सामने आए, उनको 15-16 साल क्यों लग जाते हैं निपटारा होने में, और ऐसे तमाम केसेस हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं आपका। लेकिन ऐसा है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जज, पुलिस, देखिए जस्टिस जो है ना खाली जज के बस में नहीं है। जो हमारी पुलिस है, जो हमारा सिस्टम है, जो वो सब वकील हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि ट्रायल को जल्दी से जल्दी कराएं, जिनको सजा मिलनी होती है। बिल्कुल बीबी नकवी जी, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगी, क्योंकि NCRB के जो आंकड़े हैं उस पर अगर गौर फरमाई जाए तो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें चार्जशीट नहीं दायर होती, कई ऐसे मामले हैं जो अदालत तक पहुंचते ही नहीं, उससे पहले रफा दफा कर दिए जाते हैं। रेप केसेस की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, वो ऐसा है कि पुलिस रिफॉर्म नहीं हुए इस कंट्री के अंदर। एक प्रकाश सिंह का बड़ा मशहूर केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, इन्वेस्टिगेशन में रिफॉर्म्स हो, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी रखी जाए पुलिस वालों की। पर जो पुलिस मैन होते हैं वो पॉलिटिकल कंट्रोल में होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो जाता है। मैडम आप ये समझिए, इस मुल्क के अंदर एक कॉकस बन गया है, एक नेक्सस बन गया है पुलिस ऑफिसर्स का, बल्कि उसके अंदर पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार का, पॉलिटिकल बॉसेस जो है ना वो इंटरफेयर करते हैं। जो लीडर होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए हद इम्कान कोशिश करते हैं। ये भी एक कड़वा सच है। समाज के अंदर हमको कई एंगल से चीजों को देखना होगा, और आपने बहुत ये डिबेट 1-2 घंटे की होनी चाहिए, और आपने आप स्टूडियो में बैठ के कराइए। मेरा ये आपसे कहना होगा, मैं भी आ जाऊंगा।
इसको हम थ्रेडबेयर तौर पर स्टडी बात करेंगे। जो बिल्कुल। हमें सोशल लेवल पर लोगों को अवेयर करना है, पीपल शुड बी अवेयर। जो मोबाइल में आजकल जो ब्लू फिल्म चल रही हैं, इनको हमें कहीं ना कहीं चेक करना होगा। आप ये समझिए कि देखिए ये एक ऐसी वॉइस है जिससे बहुत ही इनसिक्योरिटी हो जाती है हमारी महिलाओं में, हमारी बहनों में, हमारी बीबी नकवी बेटियों जी, में। क्या ये कहना मेरे ख्याल से तो अब उचित होगा कि अब सेंसर बोर्ड को अपना जो काम है वो ठीक से करना होगा। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहे हैं उन पर बैन लगाने की आवश्यकता है अब। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इसके लिए पनिशमेंट रखना होगा। जो इस तरह के कंटेंट फ्लोट करेगा उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट। सपोजिटली ये कंटेंट मेरे पास आया, अगर मैंने फॉरवर्ड किया तो मुझे भी पनिशमेंट होना चाहिए। ये हमको पूरी गवर्नमेंट को एक नोडल ऑफिसर बनाकर किसी जिम्मेदार ऑफिसर को इस तरह करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा बड़ा कंट्री है और उसको बड़े उसको रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये काम छोटे रिसोर्सेज से हो सकता है। हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए सोशल एजुकेशन में जो एक सेक्स एजुकेशन है, बच्चों को ये बताना होगा, लोगों को समझाना होगा। कुछ लोग जरूर 1-2% क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं, डेलिकेंट होते हैं, उनको अपराध करना होता है, तो उनके लिए जो सजा है वो सख्त से सख्त रखी जाए, रिफॉर्मेटिव चीजें रखी जाए। अब मैं क्या कहूँ, फांसी की सजा उस मुलजिम को हो जाएगी इस मैटर में, तो फांसी से बड़ी सजा नहीं होती ना। ही इज एंटायर, मतलब ही इज लायबल फॉर दी डेथ सेंटेंस। इट्स अ फैक्ट। मैं कोई भी कुछ भी आरोप करे, इससे ज्यादा नीचे की सजा हो ही नहीं सकती उसको। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो आदमी जिससे जुर्म किया है वो कहीं ना कहीं मेंटली सिक है, बीमार है, आप ये समझ लीजिए। तो सोसाइटी का जो ये तबका है, जो भी लोग होते हैं, उनसे बचना और सोसाइटी के अंदर पहरेदारी करना, सोशल ग्रुप्स बनाना, और गांव देहात के अंदर जो बच्चियां होती है, जो घास काटने वाली होती है, ये सॉफ्ट विक्टिम होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट विक्टिम होते हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ चीजें सोचना होंगी। अभी बिल्कुल बीबी नकवी जी, बड़ा मुद्दा आपने उठाया है गांव देहात में, क्योंकि जो केसेस हैं वो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आप तो मेरी बेटी बहन की तरह है निधि जी, तो मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, टीवी पे बोलना होता है। जो हमारी नॉलेज है वो हम इम्पार्ट करते हैं, और इस तरह से बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि चीजों को सही करना होगा। पुलिस में जजेस को कॉन्शियस के साथ चलना होगा। अगर हमारी मशीनरी कॉन्शियस के साथ चले, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस, हमारे जज, तो सब चीजें ठीक हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि चीज ठीक नहीं हो सकती, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा करने के लिए लोगों को, सिटीजन्स को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। बीबी नकवी जी, एक और प्रश्न मैं लेना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये भी देखा गया है कि ऐसे मुद्दों में जहां पर संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए हर जगह पर, वहां पर पीड़िता को ही ये महसूस कराया जाता है कि वो आरोपी है। इतने ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि यही वजह है शायद कि ऐसे केसेस मुकदमे दर्ज होने के बाद या तो वापस ले लिए जाते हैं या कोर्ट की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाते। ये बिल्कुल सही है कि सोसाइटी में माफिया ग्रुप पैदा हो गए हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है हमारे यहाँ का, वो कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। जज को चैम्बर में बैठ के रिकॉर्ड करना होता है स्टेटमेंट ऐसे विक्टिम्स के बारे में। भाई जाहिर है वो 3 साल की बच्ची को क्या बताएगी, वो तो वो बताएंगे जो लोग, जो उसके बाद वाले कंडक्ट को देखा है मुलजिम के, या पहले उन्होंने देखा है। तो ये केस जो है कुल मिलाकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, और उसके बाद और फॉरेंसिक साइंस का है। जो मुलजिम पकड़ा गया है उससे कुछ ना कुछ जरूर पुलिस को मिला होगा। क्या वो अरेस्ट हो गया, मुलजिम नहीं हुआ? नहीं बीबी नकवी जी, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है आरोपी। किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ओहो, देखिए अब सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी स्टेज में पुलिस ऑफिसर का अच्छा होना, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जज के पास तो मैटर बाद में जाएगा ना। हमें ऐसे मामले में इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करके सही तौर से सही मुलजिम को पकड़ के कोर्ट में पेश कर दे। बस उसका ये काम होगा, और बकिया जज का काम होगा कि उस पर ट्रस्ट करे, पुलिस पे जो एविडेंस है उस पर ट्रस्ट कर दे, उसको कन्विक्ट करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां से महज 10 कदम की दूरी पर थाना है, वहां से महज कुछ कदम की दूरी पर पिंक बूथ भी है, लेकिन बावजूद इसके आरोपी जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए यही बात है ना
कि अभी तक आरोपी वो कहीं भागा है, लेकिन वो बच के नहीं जाएगा। वो देखिए कल परसों तक जरूर अरेस्ट होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मोबाइल हर एक के पास होता है आज की दुनिया में, और मोबाइल बहुत बड़ा सोर्स है मुलजिम को अरेस्ट करने का। वो कहीं ना कहीं फोन से बात करेगा, कहीं ना फोन, उसके फोन से उसकी लोकेशन मालूम हो जाएगी। और जो थाने वाले हैं वो तकरीबन हर रिकॉर्ड रखते हैं अपने लोकेलिटी में कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कौन सा लड़का घर से भागा हुआ है, तो वो सब ट्रैक कर लेंगे। लेकिन सारी चीजें, सारा सिस्टम, सारे फैक्ट्स, मैन ऑफ इंटेग्रिटी जो लोग हैं उसके अंदर, जो मैटर करते हैं, पुलिस वहाँ की वो मैटर करता है, वो किस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे, इसी तरह हमें देखना होगा। बिल्कुल नकवी जी, ये बड़ा सवाल है कि अब पुलिस इस पूरे मामले पे किस तरीके का एक्शन लेती है और क्या करती है। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। विकास जी क्या कहेंगे इस पर? जो रेपिस्ट है, जो वहशी दरिंदा है, वो तो पकड़ा जाएगा, ये तय है। बीबी नकवी जी भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो अभी बीबी नकवी जी ने उठाया है कि जो वीवीआईपीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं केसेस में इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आदित्य जी, निश्चित तौर पर ऐसा होता है और मैं भी इस बात को मानता हूँ, कहीं ना कहीं एक सामाजिक ताने बाने में इस तरीके की चीजें होती हैं कि आदमी रिलेशनशिप में एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के दबाव में, प्रभाव में इस तरीके की चीजें करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सामाजिक रूप से भी देश बहुत तेजी से बदल रहा है और आदमी अपने घर में भी, पर तो दबाव नहीं होना चाहिए ना, पुलिस पर तो दबाव नहीं होना चाहिए राजनीति का, तो फिर क्यों देखने को मिलता है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आदित्य जी देखिए, अब धीरे धीरे बहुत सी चीजें बदल करके आगे बढ़ रही है। आज इस तरीके की मानसिकता को मुझे लगता नहीं कोई अपने घर में भी पराश्रय देना चाहता है, चाहे भले ही वो सगा बेटा ही क्यों ना हो या हमारे घर का कोई रिश्ते नातेदारी क्यों ना हो। हम ऐसे व्यक्तियों को कतई सपोर्ट करने में बिलीव नहीं करते। आज ये हमारे समाज में एक बड़ा चेंज आया। देखिए दूसरी चीज मुझे लगता है, जिस तरीके की सरकारें आज काम कर रही, तमाम सी चीजें सरकारें कर रही हैं। बार बार हमारी बहन स्वाति जी कह रही थी कि ट्रायल लंबा चलता है, ट्रायल तमाम चीजें होती है। मैं जानकारी के लिए अपनी बहन को बता दूं कि अभी अलीगढ़ में 2024 लास्ट में एक सजा हुई है, जो 2023 में कन्विक्ट हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी उसकी, और उसके बाद जैसे ही उसका आरोप पत्र दाखिल किया गया, 1 महीने के अंदर उसे 20 साल का आजीवन कारावास डिक्लेयर कर दिया गया। एक महीने के अंदर उसे सजा। विकास पांडे जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसी तो कुछ ही घटनाएं हैं ना जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली जाती हैं, फिर वहां पर इंसाफ हो जाता है, लेकिन अधिकतर केसेस की अगर बात की जाए तो उनमें तो तारीख पर तारीख ही चल रही है। कई मामले तो ऐसे हैं जो कोर्ट की दहलीज पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है आदित्य जी, 2-3 चीजें अभी हमारे आदरणीय जज साहब जी बैठे हुए हैं इसमें, वो भी जानते हैं नेचर ऑफ केस की, नेचर ऑफ कंडीशंस डिपेंड करती है इस चीज पे कि फास्ट ट्रैक में कौन सा केस ले जाया जाए। अभी हमारे पास फास्ट ट्रैक का, आपको मालूम है, मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने जितनी भी फास्ट ट्रैक अदालतें थी उसमें लगभग 7.5 से 8 गुना तक का इजाफा किया है। फास्ट ट्रैक अदालतें हमने नीचे लेवल पे सेटअप करने का काम किया है और बहुत तेजी से इसमें सुधार की भी गुंजाइश है। और तमाम ऐसे, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है केस किस तरीके का है। विकास पांडे जी, बलात्कार की घटनाएं, जो रेप की घटनाएं हैं, वो चाहे एक बच्ची के साथ हो, चाहे 15 साल की बच्ची के साथ हो, चाहे 25 साल की युवती के साथ हो, रेप होता है, बलात्कार होता है। ऐसी घटनाओं में, ऐसी मामलों में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहां पर ही न्याय मिलना चाहिए और तुरंत न्याय मिलना चाहिए, तभी शायद ऐसे दरिंदों में जो इनके जो हौसले हैं उनमें कमी आई। बैठे हुए हैं वो बताएंगे आपको कि बिल्कुल मिलता है। ऐसे जो केसेस होते हैं, तभी मैंने कहा केस के नेचर पे डिपेंड करता है कि फास्ट ट्रैक में किस तरीके का केस जाएगा। अब जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के केसेस हैं या तमाम प्रॉपर्टी का कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है, तमाम से ऐसे केसेस होते हैं, वो केस फास्ट ट्रैक में नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी गंभीर धाराओं के केस हैं, ठीक है विकास जी, आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आज ये मुद्दा बेहद अहम भी और बेहद गंभीर भी है। सोशल मीडिया कंटेंट, इस पर भी अब एक्शन लेने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की आजादी पर जिस तरीके से अंकुश लगना चाहिए और लगेगा आगे चल के, इसीलिए शायद तमाम सी चीजें, आपराधिक जो बीएनएस की धारा है उसमें भी हमने साइबर क्राइम को और तमाम सी चीजों को बड़े पैमाने पर डिस्क्राइब किया है, उनके लिए हमने धाराएं सुनिश्चित की और तमाम से परिवर्तन किए। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया
एक ठीक ऐसा है प्लेटफॉर्म विकास है जी, जहां कानून इजीली कानून एक्सेस बनाना होता है। अलग बात होता है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात होती है। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी। ठीक है स्वाति जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। जी, मुझे लगता है कि अब जब हम इस डिबेट को हम लोगों का टाइम उतना गवाही नहीं दे रहा है, मैं दो बातें कहूंगी। एक तो ये कि आप बार बार आप कानून की बात कर रहे हैं। कानून की किताबों में अभी बीएनएस किया गया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। मैं आपके द्वारा एक सवाल उठा रही हूँ कि आपने वर्बल अब्यूज को 354 की श्रेणी में रखा है। या एक पीड़िता जब कोर्ट जाती है उसके साथ बार बार उसी तरह की बातें होती हैं, जो ऑपोजिट काउंसिल है वो बार बार उस तरह की बातें करता है, क्या इसको इस श्रेणी में रखना नहीं चाहिए? उसको इस श्रेणी में निश्चित तौर पे रखना चाहिए। तब इस कानून को सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने पहले ही ये बात कही है कि बिल्कुल स्वाति जी, कानून के सरलीकरण की प्रक्रिया जो है वो होनी बेहद आवश्यक है अब भारत में। बीबी नकवी जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे 10 सेकेंड में। क्या कुछ सुधार आपके जरिए मैं चाहूंगी कि जो भी सुधार है वो आप सुझाएं सरकार को, इस वक्त की सरलीकरण के लिए क्या कुछ कर सकती है सरकार कानून में? देखिए ऐसा है कि निधि जी, जो बात हो रही है, जो कानून नए बने हैं सीआरपीसी आईपीसी, वो सब पुराने कानून है। गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करा है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने नया नाम देके और नए तरह से कानून ड्राफ्ट करके जनता को परेशान ज्यादा किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रोविजन नहीं बदली, नंबर बदल गया। 376 है, 302 है, जो हमारी पुरानी दफाएं थी, जो पब्लिक भी जानती थी, वो बदल के दूसरे नंबर हो गए। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो सीआरपीसी वही है पुराना, आईपीसी भी वही है, ऑफेंस भी वही है, उसकी डेफिनेशन के लिए कोई जरूरत थी। जरूरत इस बात की है कि ऑफेंस हो तो उसकी एफआईआर अपने आप में जनता के लोग सही करें। नंबर 1, हमारे समाज के अंदर खराबी यह है कि जुर्म एक करता है और 4 लोगों को 3 को और ऐड करके 2 को और ऐड करके लोग मिसयूज करते हैं लॉ का। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस को जो एफआईआर हो जाए तो उसमें जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन सही हो। अगर पुलिस सही हो जाए तो समझिए कि जुर्म का ग्राफ आधा रह जाएगा। नंबर 2, ये एक स्टेज बता रहा हूँ जो उसके लिए रिफॉर्म मैंने आपसे पहले कह रहा था कि प्रकाश सिंह एक हमारे डीजी थे हमारे इसके अंदर पुलिस सर्विस में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे रिट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, 5-6 डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उनको अगर उसका रिफॉर्म कर दिया जाए, उनको लागू कर दिया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब आ जाता है थर्ड स्टेज, अब आ जाता है कोर्ट का स्टेज, जहां जज जो है उसका एक रोल होता है कि वो किस तरह से काम करे, और वकील का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वकील उसके अंदर स्ट्राइक न करे, उस जो प्रोसेस है उसको कोऑपरेट करे, कि उसके अंदर डिले कॉज न करे। वकील अगर डिले कॉज करेगा तो चीजें खराब होंगी। और अभी भी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको जुर्म करार दिया है। अगर कोई वकील लोग स्ट्राइक करते हैं और बाधा डालते हैं तो उनका ट्रायल होगा। लेकिन ये सब चीजें जो है वो मैंने कहा इन प्रिंसिपल अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसको एक्ट ऑन करने के लिए हमको पॉलिटिकल विल चाहिए, हमको ऑनेस्ट कंडीशन चाहिए। नकवी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल और ऑनेस्ट कंडीशन हमें चाहिए होंगी, क्योंकि केवल कानून बना देना ही काफी नहीं होता है। कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, कन्विक्शन रेट हाई हो, ये बेहद आवश्यक है। आप सभी का फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से महिला सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया है। जहां सरकार तमाम दावे करती है बेटी बचाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची, दूध मुही बच्ची, 2.5 साल की बच्ची सड़क पर अपनी मां के साथ सो रही होती है, फुटपाथ के किनारे अपनी मां के साथ सो रही होती है। उसको वहशी दरिंदे अपनी वहशीपन का शिकार बनाते हैं और बेटी के साथ इस हैवानियत को